कल्पना कीजिए, एक तरफ देश के 45 मिलियन हेक्टेयर हिस्से में भयंकर सूखा पड़ा है, आतंकवाद अपने चरम पर है, और दूसरी तरफ वही देश अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेज रहा है। हाँ। और सिर्फ यही नहीं, 8% की आर्थिक विकास दर का जश्न भी मना रहा है। मतलब सुनने में थोड़ा विरोधाभास लगता है ना? बिल्कुल लगता है। लेकिन 1988 के भारत की यही असलियत थी। और यहीं से हमारी आज की इस चर्चा की शुरुआत होती है। सही कहा आपने। और ये जो विरोधाभास है ना, ये असल में एक बहुत बड़े बदलाव की आहट थी। एक ऐसा बदलाव जहां भारत एक शांत स्थिर दौर से निकलकर उथल-पुथल भरे गठबंधन के युग में कदम रख रहा था। तो आज के इस गहन अध्ययन में हम इस पूरी यात्रा को एक ही व्यक्ति के चश्मे से देखने वाले हैं। भारत के 8वें राष्ट्रपति आर वेंकटरमन। एग्जैक्टली। हमारे पास ना स्रोतों का एक बहुत ही शानदार सेट है, जिसमें उनका 1988 का ऐतिहासिक संसदीय भाषण है, उनकी आधिकारिक जीवनी है, और राष्ट्रपति भवन में लगे उनके एक बेहद खास पोर्ट्रेट का विवरण है। और इसके साथ ही भारत में गठबंधन सरकारों की कार्यप्रणाली पर लिखा गया एक रिसर्च पेपर भी है। हाँ, वही। तो इस चर्चा का मिशन सिर्फ एक नेता की कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि उस मैकेनिज्म को, उस व्यवस्था को समझना है कि कैसे आज की जटिल राजनीति का ढांचा खड़ा हुआ। और देखिए, ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सुनने वालों के लिए ये जानना बहुत काम का हो सकता है कि आज संसद में या गठबंधन सरकारों में जो पर्दे के पीछे की राजनीति होती है ना, हाँ, उसके नियम कई दशकों पहले ही लिखे जा चुके थे। बिल्कुल। तो अगर हमें उनके राष्ट्रपति बनने के बाद की उस उथल-पुथल को समझना है, तो हमें पहले ये देखना होगा कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संकटों को कैसे संभाला था। सही बात है। स्रोतों से पता चलता है कि 1910 में जन्मे वेंकटरमण ने इकोनॉमिक्स और लॉ की पढ़ाई की थी। लेकिन 1946 में जब भारत खुद आजाद होने के कगार पर था, तब उन्हें वकीलों के एक पैनल में मलाया और सिंगापुर भेजा गया। अच्छा। मकसद था उन भारतीयों का बचाव करना जिन पर जापानी कब्जे के दौरान मुकदमे चल रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि इतने क्रिटिकल समय में एक युवा वकील को विदेश क्यों भेजा गया? इसके पीछे ना एक बहुत सोची समझी रणनीति थी। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद का समय अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के लिहाज से बहुत संवेदनशील था। हाँ, वो तो था। सकते हैं। ओ, मतलब एक तरह से अपनी प्रेजेंस फील करवाना। बिल्कुल। यहाँ से वेंकटरमण ने ये सीखा कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और अलग-अलग देशों के दबाव के बीच कैसे अपना रास्ता निकाला जाता है। और यही बात उनके आगे के राजनीतिक सफर में भी नजर आती है। देखिए, मद्रास में उद्योग मंत्री रहते हुए उन्हें तमिलनाडु के औद्योगिकरण का पिता कहा गया। उन्होंने बिना किसी शोर शराबे के गुंडी इंडस्ट्रियल एस्टेट की स्थापना की और टीवीएस, अशोक लेलैंड जैसी कंपनियों को कारखाने लगाने के लिए मनाया। हाँ, ये बहुत बड़ी बात थी। अगर मैं एक एनालॉजी दूं ना, तो वेंकटरमण क्रिकेट टीम के उस यूटिलिटी प्लेयर की तरह थे जो जरूरत पड़ने पर बेहतरीन बैटिंग भी कर सकता है, बॉलिंग भी कर सकता है और विकेट कीपिंग भी। जहां जो जरूरत पड़ी, उन्होंने वो ढांचा खड़ा कर दिया। ये यूटिलिटी प्लेयर वाली बात आगे चलकर और भी सटीक साबित होती है, खास तौर पर जब उन्हें 1980 में देश का वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। वही। ये वो दौर था जब भारत को अपनी इकोनॉमी को स्थिर करने के लिए IMF के दरवाजे पर जाना पड़ा और उन्होंने $5.68 बिलियन का लोन सुरक्षित किया, जो उस समय तक का सबसे बड़ा IMF लोन था, है ना? हाँ, उस समय तक का सबसे बड़ा। स्रोतों में एक जगह जिक्र है कि उन्होंने 5 बिलियन SDR का लोन लिया। लेकिन एक सेकंड, मुझे यहाँ रोकना पड़ेगा। ये SDR क्या होता है और डॉलर के साथ इसका क्या कनेक्शन है? ये एक जरूरी सवाल है। देखिए, SDR यानी स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। अच्छा। ये कोई कागजी नोट या सिक्का नहीं है, बल्कि IMF की अपनी एक रिजर्व करेंसी, ये कह लीजिए अकाउंटिंग यूनिट है, जो दुनिया की प्रमुख मुद्राओं के मूल्य पर आधारित होती है। ओह, ओके। उस समय 5 बिलियन SDR की कीमत करीब 5.68 बिलियन अमेरिकी डॉलर बैठती थी। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है ना, वो ये नहीं है कि लोन कितना बड़ा था, बल्कि ये है कि वो किन शर्तों पर लिया गया था। हाँ, मैंने अक्सर देखा है कि जब भी IMF इतना बड़ा कर्ज देता है तो देशों को अपनी करेंसी का अवमूल्यन, मतलब डीवैल्यूएशन करने पर मजबूर करता है। बिल्कुल करता है। तो क्या वेंकटरमण को भी ऐसा करना पड़ा था? नहीं, और यही उनकी सबसे बड़ी कामयाबी थी। देखिए, अवमूल्यन का मतलब है अपनी मुद्रा की कीमत को डॉलर के मुकाबले जानबूझकर कम करना। राइट। IMF ऐसा इसलिए करवाता है ताकि उस देश का निर्यात यानी एक्सपोर्ट्स सस्ते हो जाएं और वो डॉलर्स कमाकर कर्ज चुका सके। लेकिन इसका असर देश के अंदर तो बहुत खराब होता होगा ना?
हाँ, इसका सीधा असर ये होता है कि देश के अंदर महंगाई बेतहाशा बढ़ जाती है और आम आदमी पिस जाता है। तो वेंकटरमन ने आईएमएफ के सामने इस शर्त को मानने से साफ इनकार कर दिया। पर वेट, आईएमएफ जैसी बड़ी संस्था को उन्होंने मनाया कैसे, वो भी बिना डिवैल्यूएशन के? उन्होंने आईएमएफ को कागजों पर यह साबित करके दिखाया कि भारत अपनी घरेलू नीतियों में कड़े सुधार कर रहा है। अच्छा। उन्होंने दिखाया कि हमारी इकोनॉमी में कर्ज चुकाने की पर्याप्त क्षमता है। उन्होंने बिना कोई आक्रामक बयानबाजी किए चुपचाप आंकड़ों और फ्यूचर विजन के दम पर आईएमएफ को अपनी शर्तों पर राजी कर लिया। अरे वाह! ये दरअसल उस डिप्लोमेटिक समझ का नतीजा था जो उन्होंने मलाया और सिंगापुर की अदालतों में सीखी थी। ये तो सच में कमाल है। और फिर ये यूटिलिटी प्लेयर फाइनेंस मिनिस्ट्री को संभालने के बाद सीधा डिफेंस मिनिस्ट्री पहुंच जाता है। हाँ, 1982 से 1984 तक वो रक्षा मंत्री रहे और इसी दौरान इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हुआ, जिससे भारत को पृथ्वी और अग्नि जैसी मिसाइलें मिली। बिल्कुल। लेकिन मुझे ना उनके अंतर्राष्ट्रीय हथियारों के सौदे ज्यादा सोचने पर मजबूर करते हैं। उस समय तक भारतीय सेना में हथियारों को लेकर सोवियत संघ का लगभग एकाधिकार था, है ना? था, बिल्कुल। और उस मोनोपोली को तोड़ना एक बहुत बड़ा रिस्क था, क्योंकि वो कोल्ड वॉर का दौर था। सोवियत संघ भारत का सबसे बड़ा रक्षा साझेदार था। लेकिन वेंकटरमन जानते थे कि किसी एक देश पर 100% निर्भर रहना स्ट्रेटेजिकली खतरनाक हो सकता है। तो क्या उन्होंने सोवियत संघ के पास जाकर सीधे कह दिया कि हम अब आपसे हथियार नहीं लेंगे? क्योंकि ऐसा करने से तो एक मजबूत साथी नाराज हो सकता था। कूटनीति ऐसे काम नहीं करती। अगर वो ऐसा करते तो घोर डिप्लोमेटिक संकट खड़ा हो जाता। वही तो। उन्होंने इसके बजाय पश्चिमी देशों की तरफ रुख किया। उन्होंने ब्रिटेन से सी किंग हेलीकॉप्टर और सी ईगल मिसाइल्स खरीदने के सौदे किए। अच्छा। फ्रांस से मिराज लड़ाकू विमान लिए और अन्य पश्चिमी देशों से टाइप 209 पनडुब्बियों पर बात आगे बढ़ाई। उन्होंने सोवियत संघ को कुछ नहीं कहा, बस अपने विकल्प खोल दिए। मतलब एक तरह से उन्होंने जानबूझकर फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट पैदा किया। बिल्कुल वही। इसका नतीजा ये हुआ कि सोवियत संघ के रक्षा महकमे में घबराहट पैदा हो गई कि वो अपना सबसे बड़ा बाजार खो रहा है। हाँ, ये तो होना ही था। और फिर सोवियत संघ ने खुद आगे आकर भारत को अपने सबसे आधुनिक मिग-29 लड़ाकू विमानों की पेशकश कर दी, वो भी लाइन से हटकर। अरे वाह! वेंकटरमन ने बिना लड़े, बिना किसी को नाराज किए, सिर्फ संतुलन बनाकर सामने वाले को बेहतरीन हथियार देने पर मजबूर कर दिया। ये दिखाता है कि कैसे बिना शोर मचाए सिस्टम को अपने पक्ष में किया जा सकता है। लेकिन अगर हम इस शांत कूटनीति से आगे बढ़ें तो एक ऐसा दौर आता है जो बिल्कुल भी शांत नहीं था। अब हम साल 1988 में आते हैं, जहां वेंकटरमन अब भारत के राष्ट्रपति बन चुके हैं। 22 फरवरी 1988 को वो संसद में अपना पहला संबोधन देते हैं। ये वही भाषण है जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। उस भाषण के दस्तावेज हमें बताते हैं कि देश एक अभूतपूर्व संकट से गुजर रहा था। बिल्कुल। 45 मिलियन हेक्टेयर में फैला एक भयंकर सूखा, जिसे सदी का सबसे खराब सूखा कहा गया। हाँ। पंजाब और त्रिपुरा में आतंकवाद अपने चरम पर था। हाँ। और उसी दौरान राजस्थान के देवराला में सती प्रथा जैसी अमानवीय घटना घटी थी, जिसके बाद सरकार को मजबूरन सती निवारण अधिनियम लाना पड़ा। पर देखिए, यहाँ मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है। जब मैं इस भाषण के नोट्स पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि राष्ट्रपति बता रहे हैं कि हमारी औद्योगिक विकास दर 8 से 9% है। हम अपना रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRS लॉन्च कर रहे हैं, 500 मेगावाट की न्यूक्लियर रिएक्टर बना रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम श्रीलंका में शांति सेना भेज रहे हैं। हाँ, ये सब जिक्र है उसमें। तो मुझे ये समझना है कि क्या ये भाषण जमीन की असली सच्चाई दिखा रहा था? मतलब कागजों पर आंकड़े दिखाना और जमीन पर लोगों का पेट भरना, ये तो दो अलग बातें हैं ना? सही सवाल है। क्या ये सिर्फ एक संकटग्रस्त सरकार का PR स्टंट नहीं था? ये एक बहुत ही पैनी नजर है, और सच कहूं तो पहली बार देखने पर ये एक PR स्टंट या गुलाबी तस्वीर ही लगता है। लेकिन अगर हम इसके पीछे काम कर रहे मैकेनिज्म को समझें तो ये एक वेलफेयर स्टेट यानी कल्याणकारी राज्य का बेहतरीन उदाहरण है। वो कैसे? इसे ऐसे समझते हैं, जब 1979 में सूखा पड़ा था तो देश में इन्फ्लेशन यानी थोक मूल्य सूचकांक 21% से ज्यादा बढ़ गया था। इकोनॉमी चरमरा गई थी। बाप रे, 21%! लेकिन 1987-88 के इतने बड़े सूखे के बावजूद जनवरी 1988 तक महंगाई दर सिर्फ 9.8% पर रुकी हुई थी। ये कैसे संभव हुआ? सूखा तो दोनों बार था ना?
इसका जवाब सरकार के बुनियादी ढांचे में छिपा था। 1988 तक सरकार ने 23 मिलियन टन अनाज का बफर स्टॉक तैयार कर लिया था। अच्छा। और जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, यानी रेशन की दुकानों के जरिए इस अनाज को उन जगहों तक पहुंचाया गया जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। ओह, मतलब पहले से तैयारी थी। हाँ, इसके अलावा भाषण में बताया गया है कि IRDP यानी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति का कवरेज 41% तक पहुंच गया था, जो कि उनके 30% के लक्ष्य से कहीं ज्यादा था। हाँ, और मैंने ये भी पढ़ा कि शिक्षा के मोर्चे पर ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड और नवोदय विद्यालयों का जिक्र था उस भाषण में। बिल्कुल। 206 नवोदय विद्यालय खोले गए थे, जिनमें 41% बच्चे गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से थे और 77% ग्रामीण इलाकों से आ रहे थे। तो देखिए, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये इस बात का सबूत है कि जब एक देश पर प्राकृतिक आपदा और आंतरिक सुरक्षा का संकट एक साथ टूट पड़ता है, तब भी उसकी प्रशासनिक मशीनरी काम कर रही थी। सही बात है। वो भाषण देश और दुनिया को ये भरोसा दिलाने के लिए था कि हम सिर्फ संकटों से घिरे नहीं हैं, बल्कि हम विज्ञान, तकनीक और शिक्षा में आगे बढ़ रहे हैं। सिस्टम काम कर रहा था। लेकिन जो स्थिरता 1988 के उस बहुमत वाले दौर में नजर आ रही थी ना, वो बस कुछ ही समय की मेहमान थी। और यहीं से हमारी कहानी का नैरेटिव एक नए और अस्थिर युग में प्रवेश करता है। गठबंधन का योग। मई गठबंधन का योग। राजीव गांधी की सरकार जाने के बाद 1987 से 1992 के अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान वेंकट रमन ने 4 अलग-अलग प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलाई। VP सिंह, चंद्रशेखर और PV नरसिम्हा राव। एक दलीय प्रभुत्व का जो दौर था वो हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। और सच कहूं तो ये भारतीय राजनीति के लिए एक बिल्कुल अनजाना रास्ता था। हमारे पास जो गठबंधन सरकारों पर रिसर्च पेपर है ना, वो इस नई व्यवस्था की डायनेमिक्स को बहुत बारीकी से समझाता है। क्या कहता है वो पेपर? वो पेपर बताता है कि गठबंधन का मतलब ही है मिक्स्ड मोटिव्स के साथ काम करना। जब कोई एक पार्टी बहुमत में नहीं होती तो फैसले थोपे नहीं जा सकते, उन पर सहमति यानी कंसेंसस बनानी पड़ती है। ये तो बिल्कुल किसी कॉलेज के उस ग्रुप प्रोजेक्ट की तरह हो गया, जहां हर कोई अपना अलग एजेंडा चलाना चाहता है। हाँ, एकदम सही कहा। कोई काम नहीं करना चाहता, कोई सारा क्रेडिट लेना चाहता है, और राष्ट्रपति को एक थके हुए टीचर की तरह सबको साथ लेके चलना पड़ता है। ये ग्रुप प्रोजेक्ट वाला उदाहरण बहुत सटीक है, और इसी ग्रुप प्रोजेक्ट की अराजकता को रोकने के लिए बाद में संविधान में 97वां संशोधन लाया गया, जिसका रिसर्च पेपर में प्रमुखता से जिक्र है। अच्छा। आप इसे उस सख्त टीचर की तरह समझ सकते हैं जिसने एक नया नियम बना दिया। वो नियम क्या था, थोड़ा समझाएंगे? नियम ये था कि इस ग्रुप प्रोजेक्ट में यानी मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या संसद या विधानसभा के कुल सदस्यों के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। ओह, तो इसके पीछे की वजह ये थी कि गठबंधन सरकारों में हर छोटी पार्टी समर्थन देने के बदले एक मंत्री पद मांगती थी। इस नियम ने उस सौदेबाजी पर कानूनी लगाम लगा दी। बिल्कुल, ये लोकतंत्र को ब्लैकमेलिंग से बचाने का एक तरीका था। लेकिन सोचिए, उस समय राष्ट्रपति भवन में बैठे उस व्यक्ति पर क्या गुजर रही होगी जिसे इन रोज-रोज की सौदेबाजियों और गिरती बनती सरकारों का गवाह बनना पड़ रहा था। सही बात है। इस राजनीतिक उथल-पुथल को अगर किसी एक चीज में महसूस करना हो ना, तो हमें राष्ट्रपति भवन में लगे R वेंकट रमन के उस पोर्ट्रेट को देखना चाहिए, जिसे कश्मीरी शैववादी कलाकार GR संतोष ने बनाया था। वो चित्र अपने आप में बहुत कुछ कहता है। वो सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है, बल्कि उस पूरे राजनीतिक युग का एक विजुअल सिंबल है। जब मैंने उस पोर्ट्रेट के विवरण को पढ़ा तो वो मेरे दिमाग में एकदम छप गया। चित्र में वेंकट रमन टर्क्वाइज ब्लू यानी फिरोजी नीले रंग के बंगले में खड़े हैं। उनके सफेद पैंट हैं और पीछे एक नीला पर्दा लहरा रहा है। उनके बालों में सफेदी है और काले फ्रेम वाले चश्मे के पीछे उनकी आंखें। उनकी आंखें सीधे देखने के बजाय एक इनडायरेक्ट गेज के साथ कहीं और देख रही हैं। और देखिए, ये इनडायरेक्ट गेज ही उस पोर्ट्रेट की जान है। कलाकार ने जानबूझकर ऐसा किया है। मतलब क्या दर्शाता है? ये दिखा रहा है कि वो व्यक्ति अपने सामने चल रही राजनीतिक खींचतान, रोज की अराजकता और दांव-पेंच से परे देख रहा है। अच्छा। वो उस उथल-पुथल के बीच एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेबिलिटी यानी संवैधानिक स्थिरता का प्रतीक बनकर खड़े हैं। रिसर्च पेपर ये स्पष्ट करता है कि भारत जैसे विशाल देश में गठबंधन की राजनीति कोई बीमारी नहीं है, बल्कि लोकतंत्र के विकास का एक स्वाभाविक चरण है। शायद यही वजह थी कि उन्होंने दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बनने से साफ इनकार कर दिया। हाँ,
स्रोतों के अनुसार वो इस बात को लेकर बहुत क्लियर थे कि वो दूसरे कार्यकाल के लिए होने वाले राजनीतिक दांव-पेच का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। उन्होंने अपना काम कर दिया था। सही बात है। एक यूटिलिटी प्लेयर की तरह उन्होंने अपनी पारी खेली और फिर सम्मान के साथ मैदान छोड़ दिया। उन्होंने हमेशा रूल बुक का पालन किया, चाहे वो IMF के कड़े नियमों के बीच भारत का फायदा निकालना हो, कोल्ड वॉर के दौरान बिना किसी को नाराज किए मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाना हो, या फिर 4 प्रधानमंत्रियों के साथ उस भयंकर राजनीतिक तूफान में देश का नेतृत्व करना हो। तो हाँ, इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो ये सिर्फ एक राजनेता की जीवनी नहीं है। ये एक ऐसे देश की कहानी है जिसने कारखाने लगाने से शुरुआत की, अपनी रक्षा के लिए मिसाइलें बनाई और फिर एक ऐसे परिपक्व लोकतंत्र में बदल गया जहां सत्ता किसी एक के हाथ में नहीं बल्कि कई दलों के गठबंधन के हाथ में होती है। बिल्कुल। और इस पूरे विकास क्रम को हम आर वेंकट रमन के जीवन के जरिए बहुत स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति का शांत स्वभाव और दूरदर्शिता पूरे देश के सरकारी सिस्टम की काम करने की आदत को बदल सकती है। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं उस रिसर्च पेपर से जुड़ा एक बहुत ही गहरा विचार छोड़ना चाहता हूं। हमने बात की कि 97 में संशोधन के जरिए मंत्रियों की संख्या 15% तक सीमित कर दी गई ताकि छोटे दल सरकार को ब्लैकमेल ना कर सकें। हाँ, जो कि एक बहुत जरूरी कदम था उस वक्त। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या इस 15% की सीमा ने वाकई गठबंधन सरकारों को अधिक स्थिर और पारदर्शी बना दिया है? ये एक बड़ा सवाल है। या फिर क्योंकि अब मंत्री पद सीमित हैं, तो क्या इसने राजनीतिक दलों को सत्ता और संसाधनों को बांटने के लिए छिपे हुए और इनफॉर्मल तरीके खोजने पे मजबूर कर दिया है? क्या जो भ्रष्टाचार पहले खुलेआम मंत्री पद बांटकर होता था, वो अब सिस्टम की गहराइयों में छिप गया है? ये एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल है। नियम तो बन गया, लेकिन सत्ता को साझा करने की जो मूल भूख होती है ना, वो पानी की तरह अपना रास्ता कहीं न कहीं से निकाल ही लेती है। सुनने वालों के लिए ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए। अगली बार जब भी देश में किसी गठबंधन सरकार को बनते या बिगड़ते देखा जाए, या किसी नेता को पर्दे के पीछे से संकट सुलझाते हुए देखा जाए, तो ये याद रखना जरूरी है कि इस राजनीतिक नाटक की पटकथा बहुत पहले लिखी जा चुकी थी। आज की इस विस्तृत चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय की गहराई में उतरने के लिए।